तो हम देखते हैं 2D एरे। 2D एरे में मतलब 2D एरे तक सबको समझ में आया था ना, कैसे कैसे वर्क करना सारी चीजें। यस रिस्पॉन्स दे दो यार। यस सर। सर। ठीक है, तो 2D एरे का सबको पता है ना कैसे करना होगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो एक बार मैं 2D एरे का एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, ट्राई करता हूँ, मुझे तो शायद आता नहीं है। हमारा जो काम होगा बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, कुछ मतलब 2D एरे का इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनपुट लेने के बाद उसको हम प्रिंट करवाएंगे, है ना। तो ये वर्क करते हैं, चलो देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। बताते रहना सारी चीजें रिस्पॉन्स थ्रू। तो जो हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया हुआ है एरे 3 and 3, तो इसका मतलब किसी को पता है क्या होता है? यस सर, 3 रो 3 कॉलम। 3 रो, जो हमारा फर्स्ट एरे में जो हमारा फर्स्ट ब्रेसेस यूज करते हैं वो हमारा रोज बताता है हम कितने रो यूज करने वाले हैं, और जो हमारा सेकंड होता है वो हमारे कॉलम्स बताता है। तो सीधी सीधी बात करें तो हम क्या करने वाले हैं, 3 रो एंड 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स यूजर के थ्रू इनपुट लेने वाले हैं, उसके बाद उसको हम प्रिंट करवाने वाले हैं ना। देखते हैं कैसे किया जाता है। सर वहाँ पे 3 होगा। तो अगर हम बात कर ले, जो हमारा फर्स्ट लूप होता है वो, जो हम फर्स्ट लूप आई वाला यूज किए हैं वो किसके लिए हमारा काम कर रहा है, वो हमारे रो के लिए काम कर रहा है ना। फिर जो हमारा जे वाला लूप जो चल रहा है वो हमारे कॉलम के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो मैंने इतना सीधा सीधा यूज कर लिया। तो पहले हमने आउटपुट दिया है कि कुछ एलिमेंट्स इनपुट करो, ठीक है। तो कितने होंगे एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स होंगे ना। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है, 9 एलिमेंट्स, नहीं तो कितना पता चले कौन। 9 एलिमेंट्स इनपुट लेने वाले हैं। तो अब इनपुट लेने के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन हमारा इनपुट के लिए? स्कैनफ वहाँ पे लगाएंगे। हाँ, तो हमारा स्कैनफ फंक्शन यूज इनपुट के लिए होगा, ठीक है।
तो मैं एक यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, तो उस टेबल को देखते हुए हम चलते हैं कि हमारा ये जो है लूप कैसे वर्क कर रहा है ना। पहले हमारा जो लूप चलने वाला है ना उसको देखेंगे, है ना। सबसे पहले लूप जो हमारा स्टार्ट होगा i इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, i इक्वल्स टू 0 पे एंटर किया तो हमारा लूप क्या फिर j में जाएगा, j इक्वल्स टू 0, मतलब i और j की वैल्यू क्या हो रही है हमारी 0, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना? यस सर। हाँ, तो i और j की वैल्यू हमारी कितनी है अभी 0, है ना। तो मैंने इसको 0 रख रखा है यहाँ पे। यार ये साइड में क्यों नहीं होता, 1, है ना। तो हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेना, जब हमारा i j 0 होगा तो हमारा क्या वैल्यू 1, तो हमने वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं इसको, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू क्या है 1, है ना। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो ये लूप खत्म हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, है ना। अब हमारी वैल्यू j की अपडेट होगी, 0 से 1 हुई। अब हमारा वैल्यू क्या होगा 0, मतलब i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1। उस टाइम पे हमने क्या इनपुट किया है, उस टाइम पे इनपुट किया 2, तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी नीचे वैल्यू 2, है ना। फिर वापस एंड हुआ, फिर वापस इनपुट किया, j की वैल्यू 2 हुई, तो इस टाइम पे हमारा क्या वैल्यू इनपुट किया था हमने 3। समझ रहे हो ना? हाँ, तो हमारा जब यहाँ पे j इज लेस देन 3 है तो 2 हमारा एग्जीक्यूट हुआ। जब हमारा 3 हो जाएगी वैल्यू तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो मतलब यहाँ पे अब हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, अब वापस जाएगा i में, i की वैल्यू 1 होगी, है ना। i की वैल्यू 1 हुई, फिर वापस लूप के अंदर आया, उस समय j की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2 एग्जीक्यूट हुआ, है ना। ऐसे ही हमारी जो वैल्यूज बारी बारी इसमें इंटर होती रही है ना। समझ रहे हो ना कैसे इंटर हुई है अब? यस सर। यस सर। हाँ, तो इतना समझ गए हो। तो हम क्या करेंगे, अब प्रिंट, इनपुट की बात हो गई, कैसे इनपुट हुआ, अब प्रिंट कराना है, तो प्रिंट हम सेम लूप से करेंगे, लेकिन क्या करना होगा, सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे रो, है ना। फर्स्ट रो हमने यहाँ पे देखो प्रिंट कराया है, ये जो हमारा फर्स्ट रो यहाँ पे प्रिंट हुआ, है ना। यहाँ पे कहाँ पे कर दिया मैंने इसे, साइड में कर देता हूँ। ठीक, अब देखो जो हमें ये जो प्रिंट हम करा रहे हैं, अरे जो हमारा इनपुट हुआ उसको प्रिंट करा है, सबसे पहले क्या है हमारा रो प्रिंट हो रहा है ना। अब चूंकि हमारे पास जो रो में कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स हैं, उन तीनों कॉलम्स के एलिमेंट को हम प्रिंट किया 1 2 3, जैसे कि देख रहे हैं ना, कितना 0 0 पे 1, 0 1 पे 2, 0 2 पे 2, है ना। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है? मत बोलो, कोई बात नहीं, हम तो बोलते जाएंगे। तो फिर ये हमारा इनपुट हुआ, है ना। फिर लेकिन अब क्या करना, हमारे पास सिर्फ 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम के बाद हमारा नेक्स्ट रो प्रिंट होना होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लगा दिया, ताकि जब हमारा रो का जो जब हमारे 3 कॉलम्स जो है प्रिंट हो जाएं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रो प्रिंट हो, है ना। इस वजह से हमने यहाँ पे न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस लगाया, ताकि 3 कॉलम प्रिंट होने के बाद हमारा जो है नेक्स्ट रो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए। इतना बेसिक समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अब शेखर ने पढ़ाया था पिछली बार। यस सर। इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, कैसे ये काम कर रहा है? नो सर। हाँ, तो अब ऐसे ही सेम तरीके से हमारा 3D मैट्रिक्स होता है ना। तो 3D मैट्रिक्स, अब जैसे हमारा सिंगल 1D मैट्रिक्स था, तो हम सीधे सीधे 1 बेसिस यूज करते थे। अब 2D मैट्रिक्स जैसे समझ रहे हो, 2D, तो हमारे पास कितने एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस, है ना। और जब 3D में जा रहे हैं तो हमारे पास कितने एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस आ गए हैं,
क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी चीज़ देखते हो सराउंडिंग में तो तीन ही 3 डायमेंशन में ही वर्क कर सकती हैं, या फिर मतलब सिंगल डायरेक्शन में जैसे रोड पे चल रहे हो तो हॉरिजॉन्टली तुम चल सकते हो, है ना। और फिर कहीं और वर्ड क्या है नाम है, 2D में कुछ क्या हो सकता है, हाँ 2D में जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, साथ में वाई डायरेक्शन मतलब एक्स और वाई दोनों चल रहा है ना। अब जैसे कि प्लेन की बात कर लेते हैं या चिड़िया की बात कर लेते हैं, वो हमारा 3D में होता है, ऊपर भी नीचे भी दाएं बाएं कहीं भी जा सकती है। तो समझ रहे हो ना। 1D क्या होगा, जैसे कि सीधे तुम स्ट्रेट सड़क पे चल रहे हो, 2D सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो ना, एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। और 3D क्या होता है, मतलब 3D में समझ लो एक्स वाई जेड पढ़ाई होगा, बेसिक्स फिजिक्स, तो सारी चीज़ें पता होंगी कैसे वर्क करते हैं, कैसे डिफाइन किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को ना। तो 3D इमेजिन कर सकते हो ना किस तरीके से बन सकता है हमारे पास। तो वो चीज़ों को वर्क करने के लिए हम 3 ब्रेसेस यूज़ करते हैं और हम वही काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका कोड एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे देखो हम सेकंड 2D एरे क्या था, 2D एरे के लिए हम 2 ब्रेसेस यूज़ करके इनपुट लेते थे, ठीक। और वो हमारा वर्क करता था, जैसे हम सोचे ना कि एक्स और वाई एक्सिस था हमारे पास। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये मान लो अगर बेसिक ये हमारा ओरिजिन है, 7 ओरिजिन है, तो ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस है ना, और राइट जाएंगे तो हमारा एक्सिस, हाँ हम राइट जाएंगे तो हमारा एक्सिस। इसी तरीके से हमारा 3D एक्सिस भी वर्क करता है, ठीक है। तो 3D जो 3 डायमेंशनल एरे है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं अगर है हमारे पास तो। वन डी एरे पे काम कर रहे थे, तो हमारा सिंगल लूप चल रहा था ना, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाना था। अब जब 2D एरे में गए तो हमारे पास 2 लूप चलानी पड़ी थी, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, है ना। उसी तरीके से हम 3D में जाएंगे तो हमारे पास तीन लूप चलानी पड़ेंगे। देखो सेम जैसे मैंने पिछला काम किया था ना, उसी तरीके से हमने इस बार भी काम किया है, देख रहे हो ना। ये मतलब बस क्या हुआ, 2 लूप की जगह 3 लूप हो गया, क्योंकि देखो लूप के अंदर लूप हमारा जा रहा है, वो हमारे जो है क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहा है, पर क्या हमारा जो है इतना धुआं तो दिख रहे हैं। जैसे हमने 2D एरे अभी मतलब 2D एरे देखा ना, 2 लूप हमने दिया इनपुट के लिए और 2 लूप दिया हमने आउटपुट के लिए। 3D एरे में भी सेम वही काम करते हैं हम। अब 3D के लिए हमें 3 लूप यूज करनी होंगी, क्योंकि समझ ही रहे हो, सीधी बात है, ठीक है। हाँ तो इनपुट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक। तो हमारा वो एरे में कौन सा वैल्यू कहाँ कनेक्टेड हूँ ना मैं, हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। तो फिर ये जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं ना, कहाँ गया, कंसोल खत्म हो गया फिर से, चलो उसको कंसोल को हटा दे रहा हूँ। देखो 3 डायमेंशन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको मैं उतना कवर नहीं कर रहा हूँ। देखो सीधी बात, अब हमें वैल्यू इनपुट कर लेंगे ना, ये देखो वैल्यू। तो जैसे हमारे इंडेक्सेस होते थे, हमने अभी जो प्रेजेंटेशन में एट द एंड बनाया था मैंने इंडेक्स के थ्रू। अब मैट्रिक्स, इसको अगर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में देखते हैं हम, तो इंसर्ट करते हैं, हमारे पास कितना 3 का है ना, 27 एलिमेंट होनी चाहिए ना। 27, हाँ वो तुम जो कह रहे हो ना उसके थ्रू रिकॉर्डिंग। यस सर। और लूप में हमारा 27 कितना, 1 मिनट देखने दो, लूप कितना चला रहा है पहले वो तो देखना होगा, क्योंकि मेरा कोड तो लिखा नहीं है, तो सारी 3 बार नहीं चल रही थी। तो इसको एक देखते हैं हम, सीधी बात है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 0 0 0 0 पे हमारा 1 है ना।
फिर ये जो होगा ये सेकंड हमारा 0 और 1 होगा, है ना। 0 1 पे हमारा क्या है 2 है, फिर 0 एंड 2 पे क्या है 3 है ना। फिर हमारा 1 पे आ गया, 1 और 0 पे क्या हमारा 3 है, फिर 1 एंड 1 पे क्या हमारा, सॉरी उल्टा कर दिया, ये 4 है यार, बोल दिया करो। 1 एंड 1 पे 5 है ना। 1 एंड 2 पे 6 है। फिर यहाँ पे हमारा जो सेकेंड रो 2 आ गया, 2 एंड 0 पे कितना है 7 है। 2 एंड 1 नेक्स्ट आता है, 2 एंड 1 पे हमारा 8 है, एंड 2 एंड 2 पे क्या है 9 है। ये तुम्हें खुद से इमेजिन करना होगा कि हम जो कोड लिख रहे हैं इस तरीके से वर्क करने वाला है। अब 3D का तो दिमाग में मेरे घूम नहीं रहा है, तो 3D का मैं यहाँ पे एक ये दिखा रहा हूँ, ये देखो 3D का लगभग ऐसा कुछ दिखता है ना। तो 3D पे मैंने काम नहीं किया तो मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। हेलो, यस सर, तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसे। सीधी सीधी बात है कि इतना है कि जैसे हम 2D में एग्जीक्यूट करने के लिए अपने प्रोग्राम में 2 लूप, सिंगल डायमेंशन में 1 लूप, 3D के लिए हम 3 लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं 3 डायमेंशन के बाद फंक्शन विथ एरे, है ना। तो ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसका काम करेंगे। जैसे मान लो फंक्शंस पढ़ी है ना सबने, यस सर, फंक्शंस पढ़ी है ना सबने। यस सर, यस सर, यस सर। तो जब हम फंक्शन हमारे पास होता है तो फंक्शन हम 2 तरीके से कॉल करते हैं, पता ही होगा, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, है ना सर। हाँ, तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, सीधी सीधी सिंपली हम जो पैरामीटर पास करते थे, है ना। पैरामीटर पास करते थे, पैरामीटर में क्या होता था, हमारी जो वैल्यूज होती थी, मतलब जैसे कि हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा, उसमें हमारी वैल्यूज होती हैं, वो सीधे सीधे हम वैल्यू को पास कर देते कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का ये वैल्यू है। और जो कॉल बाय रेफरेंस होता था उसमें हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस पास करते थे कि इस एड्रेस पे आपको जाना और वहां लेनी है, ऐसा कुछ था। समझ रहे हो। सॉरी, ब्रेक होके आवाज आ रही थी, फिर से बोल दीजिए। 1 मिनट होल्ड करना सब लोग। एरे है तो एरे को हम फंक्शन में कैसे भेजेंगे, अभी तक हमने ये देखा था वो फंक्शन में हम सिर्फ पैरामीटर्स, कोई वेरिएबल होते थे, मतलब ए में कुछ वैल्यू स्टोर है तो ए पास कर देते थे, ए की वैल्यू पास हो जाती थी। लेकिन मान लो तुम्हारे पास कोई एरे है, एरे में जो कि सेम डाटा टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उसको कैसे पास करना है ये चीजें हम देखते हैं ना। तो पासिंग एन एरे, तो सीधी सीधी बात यहाँ पे देखो, ये कोड दिख रहा है, यस सर। ये वाला कोड यस सर, ज्यादा हो गया, अब ठीक है चले। हाँ, तो हमारे पास देखो हमारा रीडर फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टली हमने बुलाई, है ना। मेन फंक्शन से हमारा कोड स्टार्ट होता है, तो मैं मेन फंक्शन से जा रहा हूँ। मेन फंक्शन में है हमारे, हम आए, फिर एज नाम का एक एरे बनाया है जिसमें 2, 8, 4 एंड 12 हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हैं, है ना। तो हम देखो डिस्प्ले अच्छा, डिस्प्ले नाम का एक हमने फंक्शन बना लिया, ठीक। डिस्प्ले में हम देखो एरे का जो है इंडेक्स दे रहे हैं कि एरे के इस इंडेक्स की वैल्यू को पास करो। मतलब देखें तो हम कैसे बुला सकते हैं, पैरामीटर भेजते थे हम, वेरिएबल का नाम दे देते थे कि ये वेरिएबल है, इस जगह पे जाओ तुमको मिल जाएगी वैल्यू, है ना, इसके करके। तो वैसे उसी तरीके से जब हमारे पास एरे होती है तो एरे के जो एलिमेंट स्टोर होते हैं उसके कुछ इंडेक्स होते हैं। तो क्या हो रहा है, जो ये फर्स्ट कोड है उनके इंडेक्स के थ्रू हम काम कर रहे हैं, मतलब जो भी हम पैरामीटर्स दे रहे हैं, पैरामीटर्स में उस एरे का नाम के साथ साथ हम इंडेक्स दे रहे हैं कि इस इंडेक्स के एलिमेंट को हमें एग्जीक्यूट कराना है ना, ठीक। जैसे देखो अब डिस्प्ले हमारा फंक्शन है एज एरे 1 पे क्या हमारा है
0 एंड 1, 1 पे 8 है ना, तो इंडेक्स के थ्रू देखा जाए तो 8 हमारा एज 1 मतलब एज एरे 1 में है। अब एज एरे 2 पे जाओगे तो क्या हमारा 4 है ना। यस सर। तो समझ रहे हो कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स मतलब जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में हम पैरामीटर्स के थ्रू एरे का नाम और इंडेक्स पास कर देंगे, तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसा देख रहे हो ना, समझ में आ रही होगा, क्योंकि फंक्शन पढ़ रखा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। हमने ये प्रोग्राम देख लिया पासिंग एंड एरे वाला, तो इसमें हमने इसकी आउटपुट देखने वाला है। जैसे मैंने बोला था, जैसे वहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दी थी, तो इसलिए यहाँ आउटपुट इस यहाँ दूसरा है। तो अब ये वाला है पासिंग एरे टू द फंक्शन। अब यहाँ क्या था, हम लोग एरे से आउटपुट ले रहे थे, मतलब जो भी पहले से वैल्यू थी स्टोर एरे में, वो वैल्यूज़ हम निकाल के एरे से और उनके साथ यूज़ कर रहे थे, मतलब वो हम प्रिंट करा ले रहे थे फंक्शन में जाके। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जो एरे में वैल्यूज़ है ना, वही फंक्शन के थ्रू देने वाले हैं। मतलब हम जो एरे में स्टोर वैल्यू कराएंगे ना, वो फंक्शन के थ्रू कराएंगे। तो वो देखते हैं। तो जैसे कि अगर कोड को देखें, सेकंड कोड देखो, इसमें लिखा है फर्स्ट वाली हेडर फाइल होगी, फिर फ्लोट, कैलकुलेट सम, कुछ ये हमने अभी के लिए ऐसे मान लो कि कुछ डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेरेशन है, अगर देखा जाए तो फ्लोट मतलब ये क्या है, डेटा टाइप है कि वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करने वाला है। कैलकुलेट सम मतलब क्या है, ये फंक्शन का नाम हो गया कि कैलकुलेट सम नाम का फंक्शन हम यूज़ कराएंगे आगे चल के, और उसमें जो वैल्यू पास होगी वो कैसी होगी, फ्लोट होगी, और फिर हम उस वैल्यू को एज नाम का एक वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसमें स्टोर कराएंगे। ये हो गया डिक्लेरेशन। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, एज बता दिया कि हम एज नाम का ही वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं, और नहीं हम चाहते तो ना भी बताते। तो मान लो यहाँ पे इसने बता दिया, लेकिन एज नाम का वेरिएबल नहीं है। देखो एज और ब्रैकेट्स लगे हैं, तो मतलब क्या है, एज नाम की पूरी एरे है। मतलब हम बता रहे हैं कि पूरी एज नाम की एक एरे लेने वाले हैं हम यहाँ पे ये, और उस जो एरे होगी उसमें फ्लोट वैल्यू मतलब स्टोर होगी। तो अब हम बात करते हैं इंटमेन में आए, तो हमने क्या किया, फ्लोट, रिजल्ट और एक एज नाम की एक एरे ले ली, ठीक है, और उस एरे में वैल्यू स्टोर करा ली। तो देखो जैसे देख रहे हो तुम लोग 23.4, 55, 22.6, 3, मतलब फ्लोट वैल्यू भी है और इंटीजर वैल्यू भी है। अब जो फ्लोट वैल्यू है वो तो ठीक है, अब जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, मान लो जैसे 3 है तो क्या हो जाएगा, हाँ तो 3 है तो क्या हो जाएगा 3.00 ऐसे हो जाएगा। तो क्या किया हमने, यहाँ जो एज है मतलब एज एरे है उसको उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो दे दी हमने फ्लोट वाली, मतलब इंट मेन की जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे इसमें दे दिया हमने, ठीक है। जो ये वाली लाइन है इसमें हमने क्या दे दिया, एरे में वैल्यूज़ स्टोर करा दी। एरे का नाम क्या है? एरे का नाम है एज, एरे का नाम है, आपने रिजल्ट क्यों आगे लगाया? क्या चीज़, रिजल्ट, वो रिजल्ट नाम का एक दूसरा वेरिएबल है। देखो रिजल्ट के बाद कॉमा लगाया है, दिख नहीं रहा होगा शायद, अब दिखाओ शायद, दिखा, हाँ रिजल्ट के बाद कॉमा है और उसके बाद एज और वो है एरे है। तो अब क्या है, रिजल्ट नाम का फिर एक वेरिएबल है जो हमने लिया था, उसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें क्या स्टोर करा रहे हैं, कैलकुलेट सम एज। ये क्या है, कैलकुलेट सम एज, कैलकुलेट सम नाम का ही हमने फंक्शन था। मतलब क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उस कॉल में क्या, मतलब उस फंक्शन में क्या पास कर रहे हैं हम, एज, और एज क्या था, पूरा का पूरा एरे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एरे को पास कर दे रहे हैं उस फंक्शन में, और उस फंक्शन में जो भी हमको रिटर्न में जो भी वैल्यू, मतलब वो फंक्शन जब भी हमको कुछ रिटर्न वैल्यू देगा वो किस में स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट में। और जो रिजल्ट मतलब वहाँ से जो भी ऑपरेशन हो इस कैलकुलेट फंक्शन में, जो भी जो कुछ भी हो और होता रहे, उसके बाद वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो भी वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं। और फिर प्रिंटएफ में हम क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट को प्रिंट कर दो। अब क्योंकि फ्लोट वैल्यू है तो हम क्या कर रहे हैं, 1.2 तक, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट तक की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो 0.2 लगा दिया और फिर रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। और फिर ये क्या है, रिटर्न जीरो लग गया। मेन फंक्शन है ये, देखो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में रिटर्न जीरो को लग गया, मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब नीचे क्या है, नीचे लिखा है उसी फंक्शन का डेफिनेशन, ये था डिक्लेरेशन, ये हो गया कॉलिंग। अब ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। तो फ्लोट, कैलकुलेट सम, फ्लोट एज, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही लेता है जो भी हमने डिक्लेरेशन किया होता है वैसे ही। तो अब उस फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ से तो क्या है, हमको पूरी यहाँ से हमको पूरी कहाँ गया ये, यहाँ से हमको पूरी एरे भेज दी है मेन फंक्शन ने, और वो ही हमने यहाँ पूरी मतलब उस एरे को यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब हम यहाँ चाहते तो नाम बदल भी सकते थे, मतलब
एज की जगह हम कोई दूसरा एरे का नाम रख सकते थे। मान लो हम यहाँ कुछ और नाम रखते, लेकिन फिर यहाँ पर भी दूसरा नाम होता वो। मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू और यहाँ पे मतलब दूसरा नाम की एरे यूज़ कर सकते थे और वही फिर यहाँ यूज़ करते। मतलब जैसे ये जो एज एरे है ये इंट मेन के अंदर है, तो हम चाहते तो यहाँ दूसरी नाम का एरे भी ले सकते थे। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब हम अभी मान ले रहे हैं, अभी तो जैसे यहाँ के सेम ही नाम की एरे है। ठीक है, तो सेम नाम की एरे, तो ये पूरी की पूरी एरे हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा हमने एक वेरिएबल लिया है जिस वो फ्लोट है और उसका हमने इनिशियली 0 दे दिया। अब हम लूप चला रहे हैं, एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 6 और आई प्लस आई प्री इंक्रीमेंट है। देखो ये प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब क्या है, लेस देन 6 ही क्यों चला रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी ये एरे है वो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स की है। अब क्योंकि हम आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए लेस देन 6, तो लेस देन 6 है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट लगाया है और फिर उसके बाद सम प्लस इज इक्वल टू एज और ये है। ठीक है, अब प्री इंक्रीमेंट यहाँ क्यों लगाया है, क्वेश्चन ये कर सकते हैं हम लोग। तो इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट लगाया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताओ, कोई बता सकता है कुछ? अगर लूप यहाँ 0 से स्टार्ट हुई है तो उसके बाद मतलब लूप वर्क कैसे करेगी? मतलब पहली बार एंट्री होगी तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब असाइन हो जाएगी आई की वैल्यू 0। लेकिन 0 असाइन होने के बाद क्या होगा ये बताओ? ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, बताओ? सम प्लस वाली। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि फंक्शन जो फॉर लूप है ना उसका सिंटेक्स ही है ये, मतलब उसका फॉर्मेट है वो यही है कि इनिशियलाइज करो, कंडीशन चेक करो, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, उसके बाद जाओ यहाँ पे। यहाँ प्री इंक्रीमेंट लगा जरूर है लेकिन इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट से पहले, नहीं। जो काम है फॉर लूप जो वर्क करती है उसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है ना वो ऐसे ही है, पहले इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन चेक, उसके बाद उसके अंदर जो भी लिखा है उसके बाद यहाँ जाएगा अपडेशन में। अब वो अपडेशन में इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, पोस्ट इंक्रीमेंट हो या प्री डिक्रीमेंट हो, मतलब जो भी हो वो बाद की बात है। तो इस पर हम बाद में देखेंगे कि ये क्यों लगाए प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे जा रहा है। तो जैसे आई इक्वल टू 0 हो गया, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये क्या लिखा है, सम प्लस इज इक्वल टू सम प्लस इज इक्वल टू एज आई। ठीक है, तो एज आई का मतलब क्या है, एज 0 पे जो वैल्यू स्टोर है वो सम में ऐड हो जाएगी। तो सम क्या है, पहले 0 है तो 0 प्लस एज 1, मतलब जो इंडेक्स 0 पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो एज में, मतलब ये वाली लाइन तुमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ से समीशन होने वाला है पूरी एरे में जो भी वैल्यू स्टोर है वो एक एक करके। जैसे 1 हुआ, जब 0 है तो 0 मतलब एज 0 पे जो वैल्यू स्टोर है वो सम के में ऐड हो जाएगी। फिर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो एज 1 पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो सम में जुड़ जाएगी। फिर एज 2 3 4 5। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम ये देखते हैं ये क्यों लगाया यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे हमने देख लिया कि जैसे आई की वैल्यू 0 है तो ये ए 0 पे वैल्यू जो भी स्टोर थी वो सम में ऐड हो गई। फिर यहाँ पे आया, उसने कहा प्री इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट ही है, तो ठीक है उसने आई की वैल्यू 1 कर दी। आई की वैल्यू 1 करेगा फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर मतलब इस कंडीशन चेक करेगा, तब भी वही है आई लेस देन, मतलब आई की वैल्यू 1 है तो आई लेस देन 6 है तो ठीक है फिर भी यही काम होगा। फिर जाएगा ऊपर, फिर देखेगा इंक्रीमेंट है। अब यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता वो पोस्ट इंक्रीमेंट लगाओ या प्री डिक्रीमेंट लगाओ, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट लगाओ या प्री इंक्रीमेंट लगाओ, मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। कोई बताएगा क्या, फ़र्क पड़ेगा क्या कुछ? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ता अगर ये वाइल लूप होती, और वाइल लूप में क्या है, हम इंक्रीमेंट जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमको वो इंक्रीमेंट कहाँ चाहिए, स्टेटमेंट के ऊपर चाहिए या स्टेटमेंट के नीचे चाहिए। तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है, वहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बस अगर ऊपर लगा देंगे तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, नीचे लगाएंगे तो बाद में इंक्रीमेंट होगा। फिर अगर हम ऊपर प्री लगाएंगे फिर भी वही होगा, और अगर नीचे प्री लगाएंगे फिर भी वही होगा, तो वहाँ भी नहीं होने वाला। मतलब लूप्स में प्री का कोई मतलब नहीं है, एक तरीके से ये समझ में आ गया आज हमको। सही बात है? हाँ, तो लूप्स में प्री लगाओ या पोस्ट लगाओ, इंक्रीमेंट तभी होगा जब वो लाइंस एग्जीक्यूट होगी तब। अगर सम के ऊपर लिखा है तो पहले हो जाएगा, सम के नीचे लिखा है तो बाद में हो जाएगा, लेकिन होगा इंक्रीमेंट ही, प्री और पोस्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा।
तो इसको प्रोग्राम में एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। मतलब सर ये रिटर्न सम क्यों लगाए थे? रिटर्न सम, हाँ यही तो था। देखो ये मेन पॉइंट तो रह गया। अरे कहाँ चला जाता है, तो जूम करते हैं थोड़ा सा और नीचे आते हैं। देखो तो क्या कर रहे थे, यहाँ हम सम में वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, जोड़ के हमने सम में वैल्यू स्टोर करा ली। अब सम में वैल्यू स्टोर करा लिया, प्रिंट तो करा ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन में रिटर्न कर दे रहे हैं। जैसे हम बोलते थे ना इंट मेन में रिटर्न 0, तो जैसे ये फंक्शन है, अब ये मेन फंक्शन तो है नहीं है, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। तो यहाँ से हम चाह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करे, और वो वैल्यू क्या रिटर्न करे, सम को रिटर्न करे। अब जो ये वैल्यू है ना सम की, जो यहाँ से रिटर्न होगी ना, यही वैल्यू हम यहाँ स्टोर कर रहे थे। मैं बोल रहा था ना कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी, ये फंक्शन कुछ रिटर्न वैल्यू देगा, तो ये रिटर्न वैल्यू क्या देगा, सम देगा। और जो सम देगा वो हम किस में स्टोर कराएंगे, यहाँ रिजल्ट में स्टोर कराएंगे, और वही रिजल्ट को फिर हम यहाँ प्रिंट कराएंगे। आया समझ में? मतलब पूरी यहाँ इस लूप से पूरी एरे का सम होगा, एडिशन हो जाएगा, उस एरे का जो भी एडिशन हो जाएगा वो सम में स्टोर हो जाएगा, ऐड होके लूप्स बंद हो जाएगी। फिर वही जो सम है वो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न सम, और जो रिटर्न सम किया वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं। तो रिजल्ट में हमने स्टोर करा लिया, फिर स्टोर करा लिया तो फिर क्या है, हम यहाँ प्रिंट कर देना है उस रिजल्ट को। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सम को ही प्रिंट करा रहे हैं यहाँ। बस क्या है कि यहाँ फंक्शन के थ्रू, मतलब फंक्शन के थ्रू हमने पहले उसको वैल्यू को भेजा, और यहाँ पे फिर रिजल्ट में स्टोर किया, और फिर रिजल्ट को प्रिंट किया। मतलब एक तरीके से हम इनडायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन क्या है, हमें वैल्यू तो वही प्रिंट मिलने वाली है। क्या, समीशन ऑफ एरे। हेलो, ठीक है। तो इसको रन कराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार करा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत नॉइस है, करके देख ले रहे हैं, बस सिंपली रन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। क्या प्रिंट हुआ है, देखो सम रिजल्ट प्रिंट हुआ है, रिजल्ट इज इक्वल टू 62.50। अगर हम इनको सम करके देखें अगर, तो वो इतना ही आने वाला है। करके देखें क्या रिजल्ट, सम को इनका इतना ही आएगा, कंप्यूटर गलत नहीं देगा सम। तो अगर हम प्लस करें तो 55 और 23 कितने हो गए, बताओ जल्दी जल्दी। 78.4, 78.4। उसके बाद 22.6 प्लस होगा, तो 6 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये 79 मान ले रहे हैं, ठीक है। 79 और फिर 22 मतलब 81 और 91, तो 91 और फिर 3 मतलब 94। उसके बाद 40, तो 40 का मतलब हो गया, 40 का मतलब कितना हो गया, हाँ 130, अरे 134.5 और 18 और ऐड कर दो उसमें। तो अगर 6 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 42 और फिर 52। 162.5। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आ रहा है, देखो सबमिशन हो रहा है।